तुम लोग सेकेंड डाइजेस्टिव ग्लैंड लीवर। लीवर मतलब यकृत, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखते हैं कि इसकी ओरिजिन कैसी होती है। ओरिजिन जो होती है वो एंडोडर्मल होती है, एंडोडर्मल। ठीक है, इसकी ओरिजिन कैसी होती है, एंडोडर्मल होती है। और इसका वजन जो होता है, पहली बात तो ये लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी कहलाती है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी कहलाती है। दूसरी चीज क्या होता है कि इसका वजन जो होता है, इसका वेट वो 1.5 kg होता है। इसका वजन जो होगा, एक स्वस्थ व्यक्ति में इसका जो वजन होता है, इसका वेट होता है 1.5 kg होता है। इसका कलर कैसा होता है, चॉकलेटी कलर का होता है। कलर इसका कैसा होगा, चॉकलेटी कलर होता है। मीन्स लीवर जो होता है या यकृत जो होता है चॉकलेटी कलर का होता है। इसका जो वजन होता है 1.5 kg होता है। और ये हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, मीन्स लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। ये जो होती है दो पालियों से मिलकर बनी होती है, इसमें दो पालियां होती हैं। मीन्स हम ऐसे कह लें कि ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, या हिंदी में इसको हम द्विपालित संरचना कहते हैं। द्विपालित या बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, द्विपालित संरचना होती है। द्विपालित का मतलब क्या है, इसमें दो पालियां होती हैं। ये दो पालियां मतलब यहाँ से ये डिवाइड है, तो ये पाली होती है, ये बाईं पाली हो जाएगी और ये दाईं पाली हो जाएगी। तो इसमें जो बाईं पाली होती है, बाईं पाली अपेक्षाकृत छोटी होती है दाईं पाली की। दाईं पाली हम कह लें कि बड़ी होती है। जो दाईं पाली होती है, दाईं पाली में एक लटकती हुई थैली के नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम पित्ताशय कहते हैं, या इंग्लिश में इसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, पित्ताशय कहेंगे। ये थैलीनुमा जो संरचना होती है इसे पित्ताशय कहते हैं। और लीवर की जो लीवर सेल्स होती हैं, या हम कह रहे हैं यकृत कोशिकाएं जो होती हैं, ये पित्ताशय में एकत्रित करती हैं पित्तरस को। या हम ये कह लें कि जो कोशिकाएं जो होंगी ये पित्तरस का श्रावण करती हैं, बाइल जूस का श्रावण करेंगी। मीन सेक्रीशन ऑफ बाइल जूस, बाइल जूस को सेक्रीट करेंगी, बाइल जूस या पित्तरस। ये जो यकृत कोशिकाएं होती हैं पित्तरस का श्रावण करती हैं, पित्तरस का श्रावण करेंगी। और ये पित्तरस जो होता है आकर के एकत्र होता है पित्ताशय में। पित्ताशय की जो क्षमता होती है वो लगभग 50 से 70 ml पित्तरस को स्टोर करने की क्षमता होती है। जो पित्ताशय है इसकी क्षमता कितनी होती है, कितना ही अधिकतम जो है स्टोर कर सकता है पित्तरस, तो इसकी क्षमता जो होती है 50 से 70 ml पित्तरस को स्टोर करने की क्षमता होती है। और फिर ये आवश्यकता अनुसार जो भोजन के साथ मिलता रहता है और पाचन की क्रिया में अपना योगदान देता रहता है। ये इससे निकलती हैं ये नलिकाएं, जो जिसे हम पित्त नलिकाएं कहते हैं। पित्त नलिकाएं निकल करके और ये आती हैं कंबाइन होकर के, जो संयुक्त पित्त नलिका होती है। ये पित्त नलिका इससे निकलती है यकृत से, और उसके साथ आकर के पित्ताशय से भी एक नलिका आती है और इसी नलिका में जुड़ जाती है पित्त नलिका में, जिसे अब हम मिश्रित पित्त नलिका कहते हैं, जिसे मिश्रित पित्त नलिका कहते हैं। और फिर ये मिश्रित पित्त नलिका जो होती है आकर के अग्न्याशयी गुहा में या पैनक्रियाटिक कैविटी में खुलती है, अग्न्याशयी गुहा में खुलती है आकर के। और फिर अग्न्याशयी गुहा में आकर खुलेगी, अग्न्याशयी गुहा से फिर धीरे से ये कहाँ जाकर के ओपन होती है, ये छोटी आंत के ग्रहणी भाग में खुलती है, छोटी आंत के ग्रहणी भाग में खुलती है और भोजन के साथ मिक्स होती रहती है। और आवश्यकता अनुसार इसका यूज जो भोजन है उसमें मिलता रहता है और इसका उपयोग होता रहता है। ये अपना काम जो है उसमें पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहता है। जो भी इसका जो पित्तरस होता है, पित्तरस में किसी प्रकार का कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, फिर भी ये पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों? क्योंकि ये वसा का पाचन करता है, वसा के बड़े अणुओं को वसा बिंदुओं के रूप में तोड़ने का कार्य करता है। इसके बाद हम लोग जो है ये देखते हैं कि इसके कार्य क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफ लीवर। तो पहला कार्य क्या होता है, पहला कार्य जो होता है ये लीवर को भंडारगृह कहते हैं, लीवर को
भंडारगृह भी कहते हैं। भंडारगृह इसलिए कहते हैं क्योंकि पाचन के बाद जो ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज जब अधिक मात्रा में रुधिर में आ जाता है तो आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर करने का काम किसका होता है? यकृत का होता है। यकृत ये जो है पूरे रुधिर के 1/3 भाग रुधिर को संचित करता है। रुधिर संपूर्ण रुधिर के 1/3 भाग रुधिर को संचित करता है, स्टोर करने का कार्य करता है। अगला क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस मीन्स विषैले पदार्थों के विषहरण का कार्य करता है। विषैले पदार्थों के विषहरण का कार्य करता है। चौथा, ये क्या करता है? ये अमोनिया को यूरिया में बदलता है। अमोनिया को यूरिया में बदलता है। अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य किसका होता है? यकृत का होता है। अगला क्या होता है? इसमें एक हिपैरिन नामक पदार्थ स्रावित होता है। हिपैरिन, यकृत से एक हिपैरिन नामक पदार्थ स्रावित होता है। इसका काम क्या होता है? हिपैरिन जो है रुधिर वाहिनियों में बहने वाले रुधिर को जमने से रोकता है। ये काम हिपैरिन का होता है। तो ये इसके कार्य होते हैं। ये इसकी संरचना हुई, संरचना के बाद ये कार्य होते हैं। ये संरचना जो होती है, ये हम अगर एक बार फिर से देखें तो इसकी जो ओरिजिन होती है वो एंडोडर्मल होती है। लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी मींस हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका वजन जो होता है वो 1.5 kg होता है। दूसरी बात, इसकी कलर जो होगा वो चॉकलेटी कलर का होता है। ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है या द्विपाली संरचना होती है। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर या द्विपाली संरचना। द्विपाली संरचना मतलब इसमें दो पालियां होती हैं, एक बाई पाली, दाई पाली। बाई पाली जो होती है वो दाई पाली की अपेक्षा थोड़ा छोटी होती है, या हम ऐसा कह लें कि इसमें दाई पाली जो होती है वो बड़ी होती है। दाई पाली के निचले हिस्से में एक लटकती हुई थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम पित्ताशय कहते हैं। ठीक है, तो ये यकृत की संरचना यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो ठीक है, अगली ये डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है पैनक्रियास या अग्न्याशय कहते हैं इसको। अग्न्याशय जो है इसके कई नाम हैं। अग्न्याशय, इसको हम मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं। मिक्स्ड ग्लैंड मीन्स मिश्रित ग्रंथ, या फिर हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेटेरोक्राइन ग्लैंड या स्वीट ब्रेड। स्वीट ब्रेड, ये इसके इतने नाम हैं। ठीक है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड, पैनक्रियाज, स्वीट ब्रेड, ये इसके जो है ये सभी नाम होते हैं। इसको इन नामों से हम जानते हैं। ठीक है, पहली बात तो देखेंगे कि ये कैसी ग्रंथ होती है। मछली के आकार की ग्रंथ होती है। मछली के आकार की ग्रंथ होती है और इसमें दो भाग होते हैं। इसको मिश्रित ग्रंथ क्यों कहते हैं? मिश्रित ग्रंथ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो है अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों भाग पाए जाते हैं। अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों भाग पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम मिश्रित ग्रंथ कहते हैं। अंतःस्रावी भाग और बहिःस्रावी भाग दो भाग होंगे, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी। पहली बात तो ग्रंथियां भी अगर हम देखें दो प्रकार की होती हैं। अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दो प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। अंतःस्रावी को हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड, और बहिःस्रावी को एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं ये हार्मोन का सेक्रेशन करती हैं। ये जो है हार्मोन का सेक्रेशन करती हैं, हार्मोन या कहें हार्मोन्स का सेक्रेशन करती हैं। और जो बहिःस्रावी ग्रंथियां होती हैं ये एंजाइम्स का सेक्रेशन करती हैं। ठीक है, तो ये जो पैनक्रियाज है इसे मिक्स्ड ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों भाग इसमें पाए जाते हैं, दोनों भाग उपस्थित होते हैं, इसलिए इसे हम मिश्रित ग्रंथ या मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं।
तो इसके जो दोनों भाग होते हैं, अंतःस्रावी भाग है, बहिःस्रावी भाग है, तो दोनों से क्या होगा, अंतःस्रावी भाग और बहिःस्रावी भाग, अंतःस्रावी भाग जो होता है उससे हार्मोन निकलेगा, बहिःस्रावी भाग जो होगा उससे एंजाइम निकलेगा, और ये ग्रंथ जो होती है वो मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। ठीक है, तो फिर इसके बाद जो है इसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी भाग जो इसके हम कार्य के अंतर्गत पहले हम इसको डील करेंगे कौन कौन से होते हैं। अगर हम देखें पैनक्रियाज, फंक्शंस ऑफ पैनक्रियाज, फंक्शंस ऑफ पैनक्रियाज, फंक्शंस ऑफ पैनक्रियाज में देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, सेक्रीशन ऑफ एंजाइम्स, सेक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस, सेक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस मींस इसका जो बहिःस्रावी भाग होता है, बहिःस्रावी भाग जो होता है उससे अग्न्याशयी रस या पैनक्रियाटिक जूस सेक्रीट होता है। पैनक्रियाटिक जूस जो होगा उसमें कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, जैसे एक तो होता है काइमोट्रिप्सिन होगा, काइमोट्रिप्सिन, दूसरा ट्रिप्सिन, तीसरा एमाइलेज और चौथा लाइपेज। ये एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो पैनक्रियाटिक जूस होता है या जो अग्न्याशयी रस होता है उसमें कुछ पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे कौन कौन से, एक तो काइमोट्रिप्सिन होता है, दूसरा ट्रिप्सिन है, फिर एमाइलेज है, लाइपेज है, ये सभी जो इसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। ये क्रमशः कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पाचन करते हैं। और दूसरा होता है इनका कार्य सेक्रीशन ऑफ हार्मोन्स, सेक्रीशन ऑफ हार्मोन्स। तो उसको हम लोग देखते हैं। पहले तो इसमें जो है कई भाग होते हैं। सेक्रीशन ऑफ हार्मोन्स, सेक्रीशन ऑफ हार्मोन्स में देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका जो एंडोक्राइन भाग होता है, एंडोक्राइन पार्ट जो होता है ये बना होता है आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का मींस एंडोक्राइन पार्ट का मतलब क्या होगा, अंतःस्रावी भाग। इसका अंतःस्रावी भाग जो होता है इसमें आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस मतलब लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं जो होती हैं इनमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, या हम ये कह लें कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं जो होती हैं 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं, एक तो अल्फा सेल्स, दूसरी बीटा सेल्स, तीसरी जो होती है गामा सेल्स। ठीक है, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और गामा सेल्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। अल्फा सेल जो होगी, अल्फा सेल से जो सेक्रेट होने वाला हार्मोन होगा वो कौन सा होगा, ग्लूकेगॉन होता है। अल्फा सेल से ग्लूकेगॉन हार्मोन सेक्रेट होता है और बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन सेक्रेट होता है, इंसुलिन हार्मोन सेक्रेट होता है। और गामा सेल्स जो होती हैं या इसे डेल्टा सेल कहते हैं, इनसे निकलने वाला जो हार्मोन होता है वो कौन सा होता है, सोमैटोस्टैटिन। कौन सा होगा, सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन सेक्रेट होता है। ठीक है, तो इनसे कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि अल्फा सेल से निकलने वाले हार्मोन का नाम बताइए, तो अल्फा सेल से निकलने वाला हार्मोन जो होता है ग्लूकेगॉन हार्मोन होता है। बीटा सेल से निकलने वाला हार्मोन जो होता है वो
इंसुलिन हार्मोन होता है, और गामा सेल से निकलने वाला हार्मोन जो होगा वो सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन होता है। अच्छा, इन सभी के अब कार्य क्या होता है? तो जो ग्लूकेगॉन हार्मोन होता है, ग्लूकेगॉन का कार्य क्या होता है? ग्लूकेगॉन हार्मोन जो होता है इसका एक मेन कार्य होता है कि जब रुधिर में शर्करा की मात्रा सामान्य से कम होती है, जब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से कम होती है, या हम ऐसे कह लें व्हेन ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज, ठीक है, मींस ब्लड में ग्लूकोज का जो स्तर होता है वो जब घट जाता है उस समय इसका काम क्या होता है ग्लूकेगॉन का? ये यकृत में संचित ग्लाइकोजन को, यकृत में संचित ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में, यकृत में संचित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है कौन? ग्लूकेगॉन हार्मोन। और ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करेगा। तो इसका बाद क्या होता है, इसका जो कार्य होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल जब डिक्रीज हो जाएगा, मीन्स रुधिर में जो शर्करा की मात्रा है, शर्करा का जो स्तर होता है वो जब घट जाता है, उस समय ग्लूकेगॉन क्या करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और ग्लूकोज के स्तर को या लेवल को मेंटेन करता है, ठीक है। अगला है इसमें इंसुलिन हार्मोन, ये बीटा सेल से निकलता है। इंसुलिन हार्मोन का काम क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन जो होता है इसका काम जस्ट अपोजिट होता है इसके, ठीक है। इसका काम क्या होता है? जब ब्लड ग्लूकोज लेवल, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल इज इंक्रीज, देन insulin glucose convert into glycogen, ठीक है। ये काम इसका इंसुलिन का होगा। मींस जब रुधिर में शर्करा का लेवल जो होता है वो अगर बढ़ जाता है, या रुधिर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, तो जब रुधिर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है उस समय क्या करता है? इंसुलिन हार्मोन जो होगा, ये इंसुलिन हार्मोन आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ब्लड में उपस्थित या ब्लड में प्रेजेंट आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, और ग्लाइकोजन में जब कन्वर्ट करेगा तो ग्लूकोज की मात्रा घट जाएगी, और ग्लूकोज का लेवल जो होगा वो बढ़ेगा नहीं, उसमें घट जाएगा। क्योंकि बढ़ता हुआ जैसे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उस समय इंसुलिन जो होगा वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा, और रुधिर में क्या करेगा? ग्लूकोज का लेवल जो होगा वो कम हो जाएगा, उसको मेंटेन करने का काम करता है, सामान्य बनाता है, ठीक है। तो ये काम हो जाता है इसका इंसुलिन का। अगला है सोमैटोस्टैटिन है, जो गामा कोशिकाओं से निकलता है। सोमैटोस्टैटिन का काम क्या होता है? सोमैटोस्टैटिन का काम होता है, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन जो होगा ये इन दोनों हार्मोन्स के सेक्रीशन पर नियंत्रण रखता है, ठीक है। ये जो हार्मोन होगा इन दोनों हार्मोन्स के स्रावण पर नियंत्रण रखता है। अच्छा, एक और जो है एक टाइप की और कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं जिन्हें हम एफ सेल्स या पीपी सेल्स कहते हैं, पीपी सेल्स कहते हैं। अभी तक जो है यहाँ इंटर लेवल फर्स्ट ईयर तक के तो हम लोग यही पढ़ते हैं, सिर्फ इतना ही 11th में कि 3 टाइप्स जो है सेल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। लेकिन ये जो है एक और टाइप इसमें पाई जाती है, कोशिकाएं जो होती हैं एक और टाइप की पाई जाती है जिसे एफ सेल्स या पीपी सेल्स कहते हैं। जो पीपी सेल्स होती हैं इनसे निकलने वाला जो हार्मोन होता है उसका नाम होता है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, ठीक है। तो इसका काम होता है इन तीनों के श्रावण को नियंत्रित करना, इन तीनों के श्रावण को नियंत्रित करना, ये इसका काम होता है, ठीक है। फिलहाल अपने यहाँ जो है खाली ये अपने लेवल पे जो है 10th लेवल पर और 11th में सिर्फ जो है 3 प्रकार की कोशिकाएं ही मिलती हैं, और 3 को ही हम लोग जो है पढ़ेंगे। और ये पाई जाती है एफ सेल्स या फिर जो है पीपी सेल्स, जिनसे पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन निकलता है।
जो इन तीनों के श्रावण पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, इसके बाद ये कंडीशन बनती है जैसे ग्लूकोज लेवल जब ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ब्लड में जब ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उस समय क्या होता है, जैसे क्या हो रहा है कि इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन अगर कम मात्रा में निकलता है, इंसुलिन अगर कम मात्रा में निकलता है, अगर इंसुलिन कम मात्रा में निकलेगा तो इंसुलिन का पहली बार काम क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल जब इंक्रीज हो जाता है उस समय इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में। अभी हमने पढ़ा ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है कौन, इंसुलिन। ठीक है, तो ये इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। अगर इंसुलिन जो है थोड़ा सा कम मात्रा में स्रावित हो रहा है, इंसुलिन हार्मोन अगर कम मात्रा में सेक्रेट हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होता है, ग्लूकोज कम से कम ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलेगा, कम से कम मात्रा में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलेगा, इसलिए ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा जो होगी वो बढ़ जाएगी। और ब्लड में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो उस कंडीशन में उसे हम मधुमेह कहते हैं, उस कंडीशन को क्या कहेंगे, मधुमेह, और उस व्यक्ति को मधुमेह रोगी या डायबिटिक कहते हैं। ठीक है, एक इसका कारण ये हुआ कि अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है इंक्रीज हुआ है और इंसुलिन जो होता है वो कम से कम मात्रा में स्रावित हो रही है। ठीक है, इंसुलिन जो होगा अगर कम मात्रा में स्रावित हो रहा है उस कंडीशन में ग्लूकोज बढ़ जाएगा ब्लड में, तब भी जो मधुमेह रोग हो सकता है। या फिर ये कंडीशन और बनती है जैसे अगर ग्लूकेगॉन है तो ग्लूकेगॉन का काम क्या होता है, ग्लाइकोजन जो होता है यकृत में संचित ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, यकृत में संचित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है कौन, ग्लूकेगॉन, ग्लूकेगॉन। तो दूसरी कंडीशन डायबिटीज की क्या होती है कि पहली तो थी इंसुलिन अगर कम मात्रा में निकल रहा है, माना कि जैसे इंसुलिन हार्मोन सामान्य मात्रा में नहीं निकल रहा है लेकिन ग्लूकेगॉन अगर अधिक मात्रा में स्रावित होता है, ग्लूकेगॉन अगर अधिक मात्रा में स्रावित होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ग्लाइकोज ज्यादा से ज्यादा ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलेगा, मतलब रुधिर की मात्रा, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देगा। रुधिर में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तब भी जो है मधुमेह रोग हो सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशंस बनती हैं और ये हमने डील किया है किसको, पैनक्रियास, पैनक्रियास को। ठीक है।